एक स्कूल जहाँ एक लड़की का मर्डर हो जाता है और उसकी बॉडी नहीं मिलती। फिर इस स्कूल के बच्चे एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। तो देखना है कि वो बच्चे वहाँ से कैसे निकलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रिमेंबर जापानीज मूवी 2022 में आई थी। IMDb में 5.1 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज में 33%, जो कि बहुत कम है। पर पर्सनली आई लाइक दिस मूवी और मेरी वीडियो एडिटर की रिकमेंडेशन पर ये मूवी एक्सप्लेन की है मैंने। तो मूवी स्टार्ट 1988 से होती है, जहां हम एक बच्ची को किसी से डर के भागते हुए देखते हैं। बच्ची के हाथ में खिलौना होता है। ऐसा लग रहा था शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागते भागते एक रूम में पहुंच जाती है, जहां एक आदमी पहुंच जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। फिर कुछ दिन बीतता है तो हम देखते हैं कि कुछ न्यूज़ वायरल हो रही है, जिसमें कुछ दिनों से बच्चे गायब होने की खबर फैल रही थी। एक रशियन आदमी बताता है कि एक सोल अपने बॉडी पार्ट्स ढूंढ रहा है और जिसकी वजह से दूसरे बच्चों की बलि चढ़ा रहा है। ये एक बॉडी सर्च प्रोसेस है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस आत्मा को सारे बॉडी पार्ट्स मिल नहीं जाते। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है तो हम आसुका नाम की एक लड़की को देखते हैं। 5 जुलाई ट्यूसडे का दिन है। आसुका स्कूल के रेडी होती है। उसकी मॉम उसके लिए बहुत सारा खाना पैक करके देती है ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खा सके। पर जब आसुका बस स्टॉप पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि आसुका का कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो आउटकास्ट है और स्कूल के बच्चे उसे वियर्ड और लूजर समझते हैं। एक ताकाहिरो नाम का लड़का आसुका से टकरा जाता है और जिससे आसुका का बैग नीचे गिर जाता है। ताकाहिरो वांट्स टू हेल्प हर, पर उसके फ्रेंड्स उसे लेके चले जाते हैं। तब आसुका अपना बैग उठाती है और वो एक कैट को नोटिस करती है। तभी सामने से एक ट्रक आकर उस कैट को कुचल देता है। सभी स्टूडेंट देख के डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की स्कूल के एनुअल फंक्शन के पैसे चोरी होने का बता रही होती है। तभी सभी स्टूडेंट शोता नाम के लड़के पे ब्लेम लगाने लगते हैं। शोता भी एक आउटकास्ट था, तो सभी उसकी तलाशी लेते हैं और बाई चांस पैसे उसके पास मिल जाता है। बाकी स्टूडेंट शोता को बुली करने लगते हैं। तभी क्लास प्रेसिडेंट री आती है और कहती है उसने शोता को पैसे रखने की जिम्मेदारी दी थी, इसलिए दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को किसी पे। तभी ताकाहिरो आके सबको सबकी जगह बिठा देता है। लंच टाइम होता है। यासुका स्कूल के पीछे अकेले बैठी होती है। तभी उसको सामने एक कुएं में से बहुत सारे ब्लडी हाथ निकलते हुए दिखता है। तो फिर वो कुएं के पास जाके देखने लगती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। फिर कुछ वर्कर्स वहाँ आ जाते हैं और यासुका को क्लास में जाने के लिए बोल देते हैं। वो जाने लगती है। तभी उसको उसके सामने कोई खुदाई करते हुए दिखता है। वो डर जाती है। तभी उसको उसके पीछे एक बच्ची की आवाज़ आती है, तो कहती है मिस आपको मेरा बॉडी ढूंढना होगा। जैसे आसुका पीछे देखती है और ऊपर से एक पॉट गिरता है, पर बच्ची गायब हो चुकी होती है। उधर हम ताकाहिरो को देखते हैं जो बास्केटबॉल खेल रहा था। हमें पता चलता है कि ताकाहिरो को एक प्रो टीम में चांस मिला था, पर कुछ रीजंस की वजह से उसने मना कर दिया था और पुराना स्कूल भी छोड़ दिया था। हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं जो घर में बैठ के पबजी खेल रहा था स्कूल जाने की बजाय। उसका नाम आतुशी है। दूसरी तरफ आसुका के फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें कि रेड पर्सन की बात की गई है। रेड पर्सन किसी को भी पकड़ ले तो मार देता है। ये मैसेज पढ़कर आसुका डर जाती है और सोने चली जाती है। आधी रात को अचानक से उसकी आँख खुलती है तो खुद को एक चैपल में पाती है। वहाँ आसुका के अलावा ताकाहिरो, आतुशी, री, शोता और रूमिको भी थे। सभी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो लोग वहाँ कैसे पहुँचे। शोता कहता है कि सब एक बॉडी सर्च का हिस्सा बन गए हैं। उसने एक छोटी बच्ची को ऐसा कहते हुए भी सुना था। तभी आसुका उसे पूछती है कि तुमने क्या ऐसे कभी किसी बच्चे को देखा, तो वो हाँ में से हिला देता है। आतुशी इन सब से फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है तो वो स्कूल के बाहर चला जाता है। तभी कोई सोल आकर उस पर अटैक करती है और उसको 2 पार्ट्स में काट देती है। तभी री मदद मांगने जाती है और वही सोल रूमिको को भी मार देती है। रूमिको के पीछे एक सोल नोटिस करते हैं और उस सोल के हाथ में एक डॉल होता है, जो स्टार्टिंग मूवी में हमने एक बच्ची के हाथ में भी देखा था। ये सोल एक एक करके सबको मारने लगती है। ताकाहिरो आसुका को छुपाता है और सोल उसे भी मार देती है। बाद में आसुका को भी सेम हाल होता है। अगले दिन आसुका खुद को अपने बेड पे पाती है और टाइम पिछले दिन का होता है। वो जब नीचे आती है तो उसकी मम्मी टिफिन पैक कर रही होती है और सेम लास्ट डे जैसा ही सब कुछ चल रहा होता है, जैसे कि कैट का एक्सीडेंट, स्कूल में पैसे चुराना एंड ऑल। सब लोग लास्ट नाइट को लेकर टेंस्ड होते हैं। तभी ताकाहिरो शोता को पूछता है कि ये बॉडी सर्च का क्या सीन है। तो हमें पता चलता है कि ये लोग एक टाइम लूप में अभी फंसे हुए हैं। शोता बताता है कि हर साल एक रेड पर्सन नाम की आत्मा कुछ बच्चों को चूज करती है। उन बच्चों को रेड पर्सन का बॉडी पार्ट्स ढूंढना होगा। रेड पर्सन एक एक करके सबको मार देगा और फिर से कहानी पिछले दिन से स्टार्ट होगी और ये तब तक चलेगा जब तक उस आत्मा के सारे बॉडी पार्ट्स मिल नहीं जाते। तो ताकाहिरो से पूछता है कि ये सब उसे कहाँ से पता चला। तो वो बताता है कि उसे एक रशियन वेबसाइट पे ये सब पढ़ा था।
नेक्स्ट डे वो लोग उसी चैपल में होते हैं और ताकाहीरो कहता है कि उन्हें ये बॉडी पार्ट्स सारे ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो ये टाइम लूप ऐसे ही चलता रहेगा। तो री कहती है कि उन्हें ये काम रेड पर्सन से बच के करना होगा और इसलिए वो लोग अलग अलग जगह ढूंढने जाएंगे। और आतुशी इन सब का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। रे और यूमिको ऊपर के फ्लोर में ढूंढने जाते हैं और इधर नीचे ताकाहीरो और यासुका सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं। ताकाहीरो कहता है कि रेड पर्सन आवाज़ और लाइट का पीछा करती है, हमें उसे कंफ्यूज करना होगा। वो लोग छुपके से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं और वहां उनको एक एक्वेरियम में कटा हुआ हाथ दिखता है। ताकाहीरो यासुका को हाथ लेकर कॉफिन के पास पहुंचने को कहता है। तब तक रेड पर्सन भी वहां आ चुकी होती है। यासुका हाथ लेकर वहां से भागने लगती है और रेड पर्सन ताकाहीरो को मार देता है और यासुका का पीछा करने लगता है। यासुका भागते हुए रूमिको के पास पहुंच जाती है। रेड पर्सन वहां पहुंच के री और यासुका को मार देता है। रूमिको जल्दी से भागकर हाथ को कॉफिन में लगा देती है और रेड पर्सन उसे भी मार देता है। नेक्स्ट डे ताकाहीरो और यासुका उस कैट को बचा लेते हैं और रूमिको और री कहते हैं कि कल रात को वो लोग जल्दी पकड़े गए। फिर री शोता को भी बुली से बचा लेती है क्योंकि वो एनुअल फंक्शन की फीस अपने पास रख लेती है। ये लोग की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और ये लोग बैठ के डिस्कस करने लगते हैं कि रात को रेड पर्सन को किसने कैसे हराना है। फिर रात होती है। री, रूमिको और यासुका पूल में होते हैं जहाँ रेड पर्सन रूमिको और री को मार देता है और यासुका बच जाती है। तभी रेड पर्सन अपने डॉल को पूल में छोड़ के चला जाता है और यासुका नोटिस करती है कि वो डॉल अजीब तरीके से पूल में फ्लोट कर रहा है। नेक्स्ट डे ताकाहीरो बताता है आतुशी और ताकाहीरो पिछले स्कूल में बास्केटबॉल चैंपियन थे, पर एक एक्सीडेंट की वजह से आतुशी अपना पोजीशन खो देता है और तब से वो थोड़ा टेंशन में रहता है और स्कूल भी आना पसंद नहीं करता। शोता बताता है कि वो बॉडी सर्च पे बहुत रिसर्च करता है और वो बताता है कि करीब 30 साल पहले कोई बच्ची सिर्फ 8 साल की थी, उसका नाम मिको था, उसका मर्डर हो गया था, उसका कभी कटा हुआ सर नहीं मिला। मर्डर ने उसकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह कैंपस में छुपा दिया था। तब से एवरी ईयर बॉडी सर्च का खेल शुरू होता है और कुछ गिने चुने बच्चे इसका हिस्सा बनते हैं। ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तब भी वहाँ लाइब्रेरियन आ जाता है और पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। ये वही इंसान है जो उस दिन कुछ दफना रहा था। यासुका बताती है कि ये मिस्टर यामाहीरो है। डी बोलती है कि वो सब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लाइब्रेरियन थोड़ा डाउटफुली उनको देखता है पर वहाँ से चला जाता है। फिर शोता आगे की प्लानिंग बताने लगता है कि रेड पर्सन आवाज़ और लाइट्स को फॉलो करता है। वो लोग रात को लाइट ऑन कर देंगे और स्पीकर ऑन कर देंगे जिससे रेड पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा और वो लोग अलग अलग जगह बॉडीज ढूंढने लगेंगे। नेक्स्ट डे ऐसा ही होता है। वो लोग रेड पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल होते हैं और ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढ लेते हैं। एक रात को ताकाहीरो को एक कटा हुआ लेग मिलता है पर रेड पर्सन उसे ढूंढ लेता है। ताकाहीरो सोचता है कि अगर वो ये लेग अभी नहीं रखा उस कॉफिन में तो ये इसको दोबारा कल ढूंढना पड़ेगा। वो शोता को हेल्प के लिए बुलाता है पर शोता मर चुका था। तभी आतुशी आ जाता है और उन दोनों मिलके लेग को उनकी जगह पे रख देते हैं और सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं, सिर्फ हेड बाकी था। अगली सुबह हम सभी बच्चों को पिकनिक मनाते हुए देखते हैं जहाँ यासुका ताकाहीरो को बताती है कि किंडरगार्टन में किसी ने रूमर्स फैलाया था कि शी इज़ आउटकास्ट, पर शी इज़ फाइन नाउ क्योंकि उसको नए दोस्त मिल गए हैं। तो अब हम सारे बच्चों को डिस्कस करते हुए देखते हैं कि सर कहाँ मिलेगा क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सारे जगह देख लिया है स्कूल में। फिर शोता कहता है कि हमें इसका जवाब एक ही जगह मिल सकता है। फिर वो लोग एक टूटे फूटे घर में जाते हैं। शोता बताता है कि यहाँ मिको का मर्डर हुआ था। ताकाहीरो कहता है कि यहाँ वो काफ़ी दिन से बंद थी और बीमार भी रहती थी जिसकी वजह से स्कूल भी नहीं जाती थी। वो लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं जहाँ उन्हें एक डॉल मिलती है जिसका नाम मिको ने एमिली रखा था। एमिली एक वॉल के पीछे मिलती है जिस वॉल को हमने स्टार्टिंग में मिको का मर्डर होते हुए देखा था। एमिली पूरी तरह से ब्लड में सनी हुई थी जिसकी वजह से शोता डर जाता है। सब लोग शोता को संभालने लगते हैं। इतनी देर में डॉल गायब हो जाती है। सभी बच्चे उसी चैपल में होते हैं जहाँ वो लोग नोटिस करते हैं कि रेड पर्सन कहीं नहीं दिख रहा। वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी शोता नोटिस करता है कि रेड पर्सन अब कोई छोटी बच्ची नहीं, वो एक जायंट डॉल बन चुकी है। वो डॉल एक एक करके सबको मार रही होती है। तब ताकाहीरो, रूमिको और री खुद को आग लगा के बचाने की कोशिश करते हैं। तब रेड पर्सन उनको भी मार देती है और री को तो कच्चा खा ही जाती है। नेक्स्ट डे सब नोटिस करते हैं कि री कहीं दिखाई नहीं दे रही और बाकी स्टूडेंट्स बताते हैं कि री नाम के कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं। तभी यासुका कहती है कि कल उस डॉल ने री को खा लिया था, तभी उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया और ये सुन के सब उदास हो जाते हैं। फिर यासुका मिस्टर यामामीरो के पास जाकर उनसे पूछती है कि वो बॉडी सर्च के बारे में क्या जानते हैं।
यहाँ रिवील होता है कि वो डेड कैट की बॉडी को दफना रहे थे एंड वो खुद भी इस बॉडी सर्च का हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें कुछ भी ठीक से याद नहीं क्योंकि गेम खत्म होने के बाद सभी यादें मिट जाती है। मिस्टर यामामोतो ये भी कहते हैं कि जब उन्हें सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे तो वो एक दूसरे को भूल जाएंगे। ये सुन के आसुका डिस्टर्ब हो जाती है एंड ताकाहिरो को बोलती है कि वो वापस अकेली नहीं पढ़ना चाहती। ये सुन के ताकाहिरो उसे अपना बैज देकर प्रॉमिस करता है कि जब तक ये बैज उसके पास है वो उसे कभी नहीं भूलेगा। सीन्स शिफ्ट होते हैं, हम सबको एक साथ बात करते हुए देखते हैं कि आखिर मीको का हेड कहाँ हो सकता है। तभी आसुका को पूल वाला इंसिडेंट याद आता है एंड शी थॉट कि शायद 30 साल पहले किलर ने मीको को मारकर उसका हेड उस डॉल में छुपा दिया होगा, तभी उस रात वो डॉल फ्लोट कर रहा था। ये सुन के ताकाहिरो और उमिको कहते हैं कि कुछ भी करके उस मॉन्स्टर को आज उन्हें हराना ही पड़ेगा ताकि उसके अंदर से वो लोग उस सर को निकाल पाए। वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो मॉन्स्टर को जिम मशीन में बांध देंगे और उसके अंदर से वो सर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ रुमिको बताती है कि शायद उनके अकेलेपन की वजह से उन्हें इस गेम के लिए चुना गया है और री को वापस लाने के लिए आज कैसे भी करके गेम को खत्म करना पड़ेगा। सब लोग मिलके मॉन्स्टर का सामना करके उसे मशीन की हेल्प से बांध देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर खुद आज़ाद हो जाता है और रुमिको और शोता को मार डालता है। लास्ट में ताकाहिरो किसी तरह मॉन्स्टर को रोकता है और आसुका उसे काट डालती है। ऐसा करते हुए उन्हें मॉन्स्टर में से मीको का सर मिलता है, लेकिन जब तक ताकाहिरो मर चुका था एंड फाइनली आसुका किसी तरह हेड को कॉफिन में रख देती है। यहाँ बॉडी सर्च खत्म हो चुका होता है। इसके बाद आसुका मीको की स्पिरिट को चले जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट्स वापस आ गए थे एंड डेट भी चेंज होकर 6 जुलाई पे आ जाती है। दैट मीन्स वो लोग टाइम लूप से बाहर आ गए हैं और बॉडी सर्च सच में खत्म हो गया है। न्यूज़ रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि उसी वजह से कुछ लोगों को 30 साल पहले मर्डर हुई बच्ची का कटा हुआ सर मिला है, जिसकी वजह से उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया गया। नेक्स्ट सीन में सबको हम स्कूल में देखते हैं जहाँ किसी को कुछ भी याद नहीं था, बट आसुका, री, रुमिको, शोता, आस्तुशी और ताकाहिरो को एक कम्युनिटी ग्रुप का मेंबर बना दिया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में शायद ये लोग अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। तभी आसुका के पास से ताकाहिरो का दिया हुआ बैज गिर जाता है, जो ताकाहिरो देख लेता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। तब वो आसुका को बोलता है कि मैंने बोला था मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा एंड ये सुन के आसुका खुश हो जाती है। बट मूवी के एंड सीन में हम व्यूअर्स वही वेल को देखते हैं जहाँ आसुका को फर्स्ट टाइम उस बच्ची की आवाज़ सुनाई दी थी। यहाँ हम न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी देखते हैं जहाँ मीको की फेस बदल के आसुका का फेस आ जाता है। ये न्यूज़ 1988 का था जब एक बच्ची गायब हो गई थी अम्यूजमेंट पार्क से और उसका मर्डर कर दिया गया था। कहानी सेम थी लेकिन वहाँ पे आसुका थी, जो इंडिकेट करता है कि शायद बॉडी सर्च अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और इस बार विक्टिम कोई और नहीं आसुका है। एंड यहाँ फिल्म ख़त्म हो जाती है।